मेरी बीवी हर रोज़ मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद ही मेरा छोटे भाई की ज़ोर ज़ोर से हाँफने की आवाज़ आती थी। आखिर ये दोनों उस कमरे में करते क्या है? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं छोटे भाई के कमरे में छिप गया। कुछ ही देर बाद जब मेरी बीवी उस कमरे से आई, तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह दोनों तो मेरा नाम जितेंद्र है। मेरे पापा के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद ना होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे। इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी आने नहीं दी। मेरी मेहनत और उसके साथ की वजह से मैंने अच्छी नौकरी पा ली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा था और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकले कि एक बार मेरी माँ कपड़े धो रही थी। तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। गिरने की वजह से उनकी कमर में काफ़ी चोट आई, जिसे डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समय आ पड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी जगह पता किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तभी हमारी पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना जितेंद्र की शादी ही करवा दी जाए। वैसे भी जितेंद्र की शादी की उम्र हो ही गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हमारे जितेंद्र के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफ़ी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरी साली की लड़की है, अभी ग्रेजुएट कंप्लीट होने वाली है, बहुत गुणवान लड़की है। इसलिए मैंने उसका रिश्ता जितेंद्र के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो, तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद वो लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम अनीता था। कुछ ही दिन बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से अनीता को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्मों रिवाज के साथ मैंने और अनीता ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अनीता सब गुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखभाल करती थी और कुछ ही दिनों में उसने हमारी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया था। वह रोज़ शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती। वह अपने माता पिता के जैसे ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वह हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए। अनीता की बुआ और उनकी कुछ जानकार थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदार होने की वजह से वहाँ कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले गए। ये सोचकर हमारे घर आए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय भी कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वो लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ एक दिन बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा। अब मैं घर आ गया। अनीता ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया।
मैं नहीं चाहता था कि अनीता को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत जैसा ही सोचा, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई। उसमें यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय अनीता भी मेरे साथ ही थी, क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था तो वो ज़िद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोज़ाना लेने को कहा। मैं रोज़ाना दवाई के साथ कुछ कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन अनीता के मायके से फ़ोन आया कि अनीता के भतीजा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लेडीज़ फंक्शन रखा गया है। वो लोग अनीता को कुछ दिन के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन अनीता ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने मेरी एक न सुनी और वहाँ पर नहीं गई। खैर जैसे तैसे अनीता ने वहाँ उन लोगों को भी समझा लिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वह रोज़ मेरे छोटे भाई अनिल के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता, तब वो मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही अनीता को गए हुए कुछ देर होती थी तो अनिल की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी अनीता से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर अनीता क्या कर रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में अनीता को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब तो यह रोज़ का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज़ रात को अनीता अनिल के कमरे में जाने लगी, और दिन के समय में जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता तो वह अनिल के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता यह देखने के लिए कि अनीता कहाँ पर है। लेकिन वापस आकर देखता तो अनीता अनिल के कमरे में जा रही होती थी, या फिर कभी आ रही होती थी। मुझे तो अब अनीता और अनिल पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। आखिर अनीता मेरी बीवी थी। उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि अनीता जो कुछ भी कर रही है उस चीज़ का मुझे पता हो। लेकिन मुझे अनीता इस लायक नहीं समझती थी, और वह खैर ऐसा ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। अनीता का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं अनीता से इसके बारे में पूछता तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों वह चिड़चिड़ी से हो जाती। जब भी मैं इस बारे में बात करता, अनीता मुझ पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अनीता कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्सा वाली हो गई थी। मैंने अनीता के पिताजी से बात की अनीता के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने अनीता से बात करने के लिए बोल लिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि आखिर हमारे घर का मैटर था। मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि अनीता तो। लेकिन जैसे तैसे दिन निकलते गए। एक दिन मैंने अनिल को अपने साथ लिया और हमारे घर में कुछ ही दूरी पर बने गार्डन में ले गया। अनिल बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं। तभी मैंने उसे गुस्से भरी निगाहों से अनिल की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और अनीता के साथ। तभी अनिल ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। मुझे उसकी इन मीठी मीठी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने अनिल की तरफ घूरते हुए कहा कि देखो अनिल, चुपचाप साफ साफ बता दो कि अनीता तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। अनिल ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है। उसने सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, और मैंने खींच के एक तमाचा अनिल के गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर मैं करती भी क्या। अनिल झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, जो मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी होने लगी। अनिल दौड़कर गया और वहाँ पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी ये फिक्र करना बिल्कुल झूठा लग रहा था।
मानो मुझे अनिल से घिन आ रही थी। मैं उसे वहीं पर छोड़कर घर आ गया। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। अब मैं ज़्यादा समय घर से बाहर ही बिताने लगा, क्योंकि जब भी घर में मैं उन दोनों को देखता तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त अजय को इस बारे में बताया। अजय हमेशा से मेरी हर दिक्कत में मदद करता आया था। अजय ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन अनिल तो इतना सीधा है और धार्मिक का है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने अजय से कहा कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ संबंध है, जिसकी वजह से अनीता मुझसे रूखी रूखी सी रहती है और अनिल के पास ज़्यादा रहती है। अजय ने कहा, क्यों न तुम उन दोनों पर नज़र रखो, फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा ही करूँगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसके कमरे में छुप कर देख लूँ कि आखिर उन दोनों के बीच हो क्या रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं अनिल के कमरे में गया और वहीं बने एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद अनीता कमरे में आई और उसके हाथ में आज एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर बहुत चक्कर रह गया कि इन दवाइयों और तेल का अनीता आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो अनिल अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपना शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। अनीता ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ एक लेप बनाया और अनिल के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उसके पैर के मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे रहा नहीं गया और मैं उस कोने से बाहर निकल आया और अनीता का हाथ पकड़कर बोला कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अनीता मुझे एकदम देखकर घबरा सा गई और अनिल भी अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसने अनीता का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगा कि भैया, इसमें अनीता भाभी का कोई दोष नहीं है, यह तो बेचारी भलाई का ही काम कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अनिल क्या कह रहा है। तभी अनिल ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी थी। तभी भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया और रिपोर्ट निकाली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि अनिल, हम इस बारे में जितेंद्र से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितेंद्र के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि जितेंद्र को किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है और घाव हो गए। इसी तरह भाभी रोज़ रात को और दिन में आपके चले जाने के बाद मेरे शरीर पर मालिश करती है, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे घाव का मलहम लगाती है ताकि यह घाव भर जाए। और वह यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चलता तो आप और परेशान हो जाते। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं देनी थी। इस वजह से भाभी ने आपको बिना कहीं चुपचाप से मेरी इलाज शुरू कर दिया। तभी अनीता ने कहा कि यह भी तो मेरा बेटा जैसा है। अगर मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं यह सब करती ही ना। अनिल भी मेरे बेटे समान है, इसलिए मैंने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। बस इसलिए मैं चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार यह सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना। इसलिए मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने अनीता का हाथ पकड़ा और उससे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अनिल से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। एक अच्छे भाई का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने भाई की हर बीमारी में उसका सहायता करे, उसकी सेवा करे। लेकिन मैंने तो तुम दोनों पर गंदा शक किया। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनिल ने मुझे कहा, भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसी चोरी चुपके से कार्य करेगा तो हर किसी को शक तो होगा ही। और फिर आपकी क्या गलती, आप तो खुद ही पहले से बीमार हो। अनीता ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप इस वजह से कोई भी चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो।
मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फ़िक्र है। भला आज के ज़माने में कोई इतना अच्छी होती है जिसको अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह हो। लेकिन वह भी मेरी अनीता सबसे बेहतर थी और सबसे अच्छी थी। मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मैंने मन में खुशी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी बीवी पर शक किया और अपने भाई पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैंने अपनी बीमार भाई पर हाथ उठा दिया, और वो भी उस समय जब उसे इतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तक पूरी सच्चाई न जान लो तब तक ऐसा इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसा हो रहा है। मैं तो शर्म के मारे कुछ भी बोल नहीं पाया, लेकिन अनीता ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब ही करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आशंका को ही दूर कर लो। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। खैर, मैंने अपनी गलती को सुधारते हुए मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनिल की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करके ही दम लूँगा और हमेशा अपने बेटे जैसे ही रखूँगा। जब मैंने ये बात अनीता से कही तो वह भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई।